हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHO BCom एंट्रेंस के 2017 का पेपर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2017 का पेपर है और कौन सा सेट नंबर है? सेट नंबर 1। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 BHO BCom 2017 का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2017 की सूची के अनुसार भारत में सबसे धनी अरबपति है। मैंने पूछा गया कि फोर्ब्स के अरबपतियों में 2017 की सूची के अनुसार जो है भारत में सबसे धनी अरबपति कौन है? पहला लक्ष्मी मित्तल, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा अजीम प्रेमजी एंड फोर्थ दिलीप संघवी जी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, मुकेश अंबानी जी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में श्रम सुधार के संदर्भ में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो श्रम सुधार के संदर्भ में जो सबसे अग्रणी राज्य रहा है वो रहा है हमारा राजस्थान। तो दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस साल में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन 1947, 1948, 1949, 1950। तो औद्योगिक नीति का किस साल बनाई गई थी पूछा गया हमसे, तो 1948 में बनाई गई थी। तो 1948 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? सी रंगराजन, विमल जालान, वाईवी रेड्डी, रघुराम राजन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सी रंगराजन का कार्यकाल कितना समय रहा। तो सी रंगराजन का जो कार्यकाल रहा लगभग 5 साल रहा, विमल जालान का लगभग 6 साल रहा, वाईवी रेड्डी का 5 साल रहा और रघुराम राजन का 3 साल रहा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सबसे कम कार्यकाल, क्या पूछा गया था? सबसे कम कार्यकाल। तो बताइए, सी रंगराजन का 5 साल है, विमल जालान का लगभग 6 साल है, वाईवी रेड्डी का 5 साल है और रघुराम राजन का 3 साल। तो सबसे कम किसका है? ऑप्शन नंबर 4, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ हम और भी इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से पूछ दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हमारा बेनेगल रामा राव। ठीक है, इसी में अगर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम, इसलिए रघुराम राजन बताए थे। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम है अमिताभ घोष, जो केवल और केवल 20 दिन रहे थे। क्या नाम है? अमिताभ घोष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर समझाना चाहें हम, अगर पूछ दे कि अब तक कुल कितने गवर्नर रह चुके हैं, अर्थात कितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, तो टोटल है 25। इस समय जो हैं वो 25वें नंबर के हैं और वर्तमान में गवर्नर कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी। वर्तमान गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में भी आया था, जो क्वेश्चन पेपर 2018 का था। ठीक है, जिसमें हम बताए थे कि सार्क देश में कितने देश हैं आते हैं? 8। ठीक है, तो 8 कौन कौन से आते हैं पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। पहला आते हैं हमारे इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। कितने देश हो गए? टोटल 8।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2017-18 सत्र का यूनियन बजट संसद में कब पेश हुआ? पहला ऑप्शन 1 फरवरी 2017, 2 फरवरी 2017, 3 फरवरी 2017, 4 फरवरी 2017। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 फरवरी 2017। क्वेश्चन नंबर 7, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन 1994, 1995, 1996, 1997। तो WTO किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1995 में हुआ था। कौन से डेट को हुआ था? तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ध्यान समझिएगा, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, WTO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मद वर्ष 2016-17 में GDP के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक रहा? पहला राजकोषीय घाटा, दूसरा प्रत्यक्ष कर आगम, तीसरा अप्रत्यक्ष कर आगम, चौथा ब्याज भुगतान। सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष कर आगम। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत में GDP वृद्धि की दर सर्वाधिक थी वर्ष 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में, 2016-17 में। 2015-16 में सर्वाधिक थी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेखा समिति निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण, दूसरा है नानजुन डप्पा समिति रेल भाड़ा से, रंग राजन समिति भुगतान शेष से, गोई पोरियो समिति बैंकिंग सेवा से। तो बोला गया कौन सुमेलित नहीं है? तो दूसरा जो है नानजुन डप्पा समिति वो रेल भाड़ा से सुमेलित है हमारा, ठीक है। तीसरा है रंगराजन समिति, ये भुगतान शेष से सम्मिलित है। फोर्थ है गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला, रेखा समिति जो है निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण से सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो रेखा समिति है किससे संबंधित, ये भी हम लोग समझेंगे। तो रेखा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्यान समझिएगा, रेखा समिति इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो 10वां का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। भारत में कृषि गणना किस अंतराल के बाद होती है? 1 वर्ष, 3 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार, 10 वर्ष में एक बार। 5 वर्ष में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न में से किसका जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक रहने का अनुमान है? राजस्व घाटा, दूसरा ऑप्शन प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक घाटा, फोर्थ राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर 4 राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस तिथि को श्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया गया? ऑप्शन 1 1 फरवरी 2017, ऑप्शन 2 8 फरवरी 2017, ऑप्शन 3 15 फरवरी 2017, ऑप्शन 4 28 फरवरी 2017। तो 1 फरवरी 2017 को हुआ था। 13वां का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, 2017-18 के बजट में किस आय वर्ग पर आयकर की दर कम की गई है? 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच, 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच, 20 लाख रुपए के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 2.5 लाख से 5 लाख के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक होने की उम्मीद है? ऑप्शन 1 ब्याज भुगतान, ऑप्शन 2 प्रतिरक्षा, ऑप्शन 3 सब्सिडी,
ऑप्शन 4 करों में राज्यों का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, करों में राज्यों का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चालू अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16, चालू अनुपात की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे नहीं लिया जाता। चालू अनुपात की गणना में किसे नहीं लिया जाता? विविध लेनदार, विविध देनदार, फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि चालू अनुपात अर्थात करेंट रेशियो क्या होता है। ध्यान समझिएगा, चालू अनुपात मतलब करेंट रेशियो इक्वल करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फार्मूला क्या हो गया? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे कैश होता है, स्टॉक, बैंक हो गया हमारा, BR हो गया, डेटर हो गया, ये सारे हमारे करेंट एसेट में आते हैं। ऐसे हमारे करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा, BP हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि चालू अनुपात की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे नहीं लिया जाता। तो विविध देनदार, डेटर आते हैं, विविध लेनदार ये भी आते हैं, फर्नीचर ये नहीं आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन व्यय नहीं है? पहला ऑप्शन कार्यालय व्यय, दूसरा ब्याज, तीसरा विक्रय उपरिव्यय, चौथा डाक व्यय। तो परिचालन व्यय में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो ब्याज। 17 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, अंशधारियों की समता पर प्रत्याय की गणना करने में हर होता है। हर माने डिनोमिनेटर, ठीक है। पहला समता पूंजी, दूसरा अधिमान पूंजी, तीसरा समता पूंजी प्लस अधिमान पूंजी, चौथा समता पूंजी प्लस अधिमान पूंजी प्लस संचय। तो यहाँ पे हम लोग इसका पहले फार्मूला समझेंगे, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का फार्मूला देखिए क्या होता है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। तो क्या हो गया हमारा फार्मूला? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया कि हर माने डिनोमिनेटर कौन होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में हमारा इक्विटी कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस कैपिटल भी आता है और रिजर्व भी आता है। तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, ये तीनों देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार की शुद्ध मालियत का आशय। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में क्या लिखा है? नेटवर्थ ऑफ द बिजनेसमैन। क्या लिखा है? नेटवर्थ। ध्यान समझिएगा। तो नेटवर्थ का मतलब समझिए। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ को ओनर इक्विटी और शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। नेटवर्थ को क्या बोलते हैं? नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या होता है? ओनर्स इक्विटी, और अगला नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेटवर्थ का ये दोनों नाम होता है, ठीक है। और नेटवर्थ को हमारा, ध्यान समझिएगा, नेटवर्थ का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर 3। जिनको हिंदी में देखना है वो देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊंचा अनुपात न्यूनतम लाभ लागू होता है। ऊंचा अनुपात न्यूनतम लाभ लागू होता है। पहला ऑप्शन सकल लाभ अनुपात पर, दूसरा ऑप्शन शुद्ध लाभ अनुपात पर, तीसरा ऑप्शन परिचालन अनुपात पर, चौथा ऑप्शन विनियोग पर प्रत्यय पर। तो हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी किस पर लागू होता है? परिचालन अनुपात पर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 परिचालन अनुपात पर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 21, दिया है अंश का नामांकित मूल्य 10 रुपया, जारी किए गए अंशों की संख्या 10,000 रुपया, कुल शुद्ध लाभ 20,000 रुपया, दिया गया लाभांश 10% प्रति अंश अर्जन। EPS क्या है? ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? EPS। पहला ऑप्शन है 1 रुपया,
दूसरा ऑप्शन 2 रुपया, तीसरा ऑप्शन 3 रुपया, चौथा ऑप्शन 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे ईपीएस का। यहाँ देखिए क्या लिखता है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फार्मूला ईपीएस इक्वल नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो ईपीएस का फार्मूला हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमारा दिया है 20,000, नेट प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ शेयर दिया है हमारा 10,000। नेट प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर 10,000। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 रुपया। तो ईपीएस हमारा कितना हो गया, 2 रुपया पर शेयर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध विक्रय को औसत देनदारों से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन एसेट जांच अनुपात, दूसरा विक्रय पर प्रत्याय अनुपात, तीसरा परिचालन अनुपात, चौथा देनदार आवर्त अनुपात। तो शुद्ध विक्रय को औसत देनदार, इसका फार्मूला हम पीछे भी बता चुके हैं आप लोग को, डेटर टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का विवरण किसकी सहायता से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन चालू संपत्ति से, दूसरा ऑप्शन चालू दायित्वों से, तीसरा ऑप्शन चालू संपत्ति व चालू दायित्वों से, चौथा ऑप्शन गैर चालू संपत्ति व गैर चालू दायित्व से। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया हमसे, कार्यशील पूंजी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का हमारा फार्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए वर्किंग कैपिटल में क्या क्या शामिल होते हैं, करंट एसेट्स भी शामिल होते हैं और करंट लायबिलिटी भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कोषों का प्रवाह हुआ तब माना जाता है जब, पहला ऑप्शन लेनदारों को रोकर का भुगतान किया जाए, सेकंड ऑप्शन देनदारों से रोकर प्राप्त हो, थर्ड ऑप्शन रोकर देकर मशीनरी क्रय किया जाए, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, फ्लो ऑफ फंड। तो फ्लो ऑफ फंड यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, रोकर देकर मशीनरी क्रय किया जाए। चारों ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या लिखता है, लेनदारों को रोकर का भुगतान किया जाए। जब भी हम लोग लेनदारों को कैश पेमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है देनदारों से रोकर प्राप्त हो। देनदारों से जब भी रोकर प्राप्त होगा तो हमारा कैश भी बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रोकर देकर मशीनरी क्रय किया जाए। जब भी हम लोग मशीन क्रय करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैश चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा था, फ्लो ऑफ फंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोषों का उपयोग नहीं है। पहला ऑप्शन ऋण का पुनर्भुगतान, दूसरा ऑप्शन समतांशों के बदले मशीनरी का क्रय, थर्ड ऑप्शन अधिमान अंशों का विमोचन, फोर्थ ऑप्शन लाभांश का भुगतान। कोषों का उपयोग नहीं है। तो ऋण का पुनर्भुगतान जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोषों का उपयोग होगा, क्योंकि कैश हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है समता अंशों के बदले मशीन का क्रय। जब हम लोग मशीन खरीद रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे ना तो कैश आ रहा है ना तो कैश जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है अधिमान अंशों का विमोचन। प्रेफरेंस शेयर का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। तो जब भी रिडम्पशन कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे कैश से पेमेंट कर रहे होंगे।
फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाभांश का भुगतान, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं कैश या बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब यही होता है कि पैसे का जाना। तो पहले ऑप्शन में बोला गया था रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोला गया था कि एसेट्स परचेज कर रहे हैं लेकिन किसके थ्रू, इक्विटी इशू करके। तो जब इक्विटी इशू कर रहे हैं तो हमारा पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बोला गया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो पेमेंट होगा हमारा। फोर्थ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का भी पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, परिचालन से कोष की राशि की गणना करने में निम्नलिखित में से किस मद को शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता। पहला ऑप्शन है मशीनरी पर राशि, दूसरा ऑप्शन प्लांट की बिक्री पर लाभ, थर्ड समाप्त की गई ख्याति, फोर्थ फर्नीचर के बिक्री से हानि। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि परिचालन से कोषों की राशि की गणना करते समय कौन सा मद शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है, तो प्लांट की बिक्री पर लाभ को नहीं जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, जब कोषों के कुल स्रोत कोषों के कुल उपयोग से अधिक हो तो इसका शुद्ध प्रभाव होगा। जब कोषों के कुल स्रोत कोषों के कुल उपयोग से अधिक हो तो इसका शुद्ध प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन कार्यशील पूंजी में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन कार्यशील पूंजी में कमी, थर्ड ऑप्शन कुल संपत्ति में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन कुल संपत्ति में कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्यशील पूंजी में वृद्धि। इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा था, इंग्लिश में भी देख लीजिए। When total source of fund are more than the total application of fund, the net effect is, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन रोककर अंतर प्रवाह नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कैश इनफ्लो। पहला ऑप्शन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेकेंड ऑप्शन माल की बिक्री, थर्ड ऑप्शन इन पत्रों का निर्गमन, फोर्थ ऑप्शन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं जब भी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। हम जब भी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैश आउटफ्लो होगा। सेकेंड ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो होता है। थर्ड ऑप्शन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेंगे तो भी कैश इनफ्लो होगा। फोर्थ ऑप्शन है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो भी कैश इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, नॉट ऑफ कैश इनफ्लो। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स से हमारा कैश इनफ्लो नहीं होता है बल्कि आउटफ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा है। कुल विक्रय 5 लाख, उधार विक्रय 2,25,000, कुल क्रय 2,48,000, उधार क्रय 1,08,000, नगद परिचालन व्यय 40,000, परिचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह होगा। पहला ऑप्शन लिखा है 1,90,000, दूसरा ऑप्शन 1,30,000, तीसरा ऑप्शन 95,000, चौथा ऑप्शन 81,000 रुपये, ठीक है। देखिएगा कुल विक्रय हमारा 5 लाख था, उधार विक्रय कितना था 2,25,000, तो टोटल सेल में से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट सेल 2,25,000 घटा देंगे तो हमारा कैश सेल हो जाएगा 2,75,000 रुपया। ध्यान समझिएगा, कैश सेल हमारा हो जाएगा, कैश सेल 2,75,000 रुपया। कैसा है 2,75,000 रुपया, टोटल सेल 5 लाख में से क्रेडिट सेल 2,25,000 घटा दिए। इसी तरीके से टोटल परचेज हमारा 2,48,000 है और क्रेडिट परचेज 1,08,000 है। टोटल परचेज 2,48,000 है, क्रेडिट परचेज हमारा 1,08,000 है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कैश परचेज, कैश परचेज माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखता है हमारा, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 40,000, जो हमारे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो कितना दिया है 40,000 रुपया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 40,000 रुपया दिया है। तो कैश परचेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज
इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा 1,80,000। तो टोटल हमारा खर्चा हो जाएगा 1,80,000 और कैश सेल था 2,75,000 रुपया। तो टोटल सेल कैश सेल 2,75,000 में से हम लोग टोटल एक्सपेंसेस 1,80,000 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 95,000। तो 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड 95,000। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन हराश्य, दूसरा ऑप्शन मजदूरी तथा वेतन, तीसरा टेलीफोन व्यय, चौथा प्रशासनिक व्यय। ये क्वेश्चन में हमारा पिछले लेक्चर में आ चुका है। क्या लिखता है? गैर रोकड़ व्यय। गैर रोकड़ व्यय का मतलब ये होता है कि जिसके लिए हमें क्या होता है, कैश पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, तो मजदूरी तथा वेतन के लिए हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, टेलीफोन व्यय के लिए भी करते हैं, प्रशासनिक व्यय के लिए भी करते हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग कोई भी कैश पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? पहला ऑप्शन औसत स्थिर लागत वक्र, दूसरा ऑप्शन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, तीसरा औसत कुल लागत वक्र, चौथा सीमांत लागत वक्र। तो इसमें हमारे यू आकार का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 औसत स्थिर लागत वक्र, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में काले धन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? पहला विमुद्रीकरण, सेकंड ऑप्शन मुद्रा में गिरावट, थर्ड ऑप्शन मुद्रा का अवमूल्यन, फोर्थ ऑप्शन अविष्पत्ति। तो क्या पूछा गया हमसे? काले धन को नियंत्रित करने का, ध्यान समझिएगा, काले धन को नियंत्रित करने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है विमुद्रीकरण, पहला ऑप्शन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन अभी लास्ट बार कब हुआ था? लास्ट बार हमारा जो हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, तो ध्यान समझिएगा। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को हुआ था नोटबंदी। ठीक है, तो ये भी विमुद्रीकरण का एक तरीका था जिसमें 500 रुपये के नोट और 1,000 रुपये के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। तो काले धन को नियंत्रित करने का एक तरीका हमारा विमुद्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, यदि हम उत्पाद व्ययों तथा सब्सिडी को घटा दें तो हमें प्राप्त होगा? पहला सकल मूल्य वृद्धि, सेकंड सकल घरेलू उत्पाद, थर्ड शुद्ध घरेलू उत्पाद, फोर्थ संसाधन लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सकल मूल्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का अवयव नहीं है? पहला ऑप्शन ग्रामीण आवास, सेकंड ग्रामीण विद्युतीकरण, फोर्थ कृषि आधारित उद्योग, फोर्थ ग्रामीण दूरसंचार सेवा। ऑप्शन नंबर 3 कृषि आधारित उद्योग जो है हमारा वो भारत निर्माण का अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, आरटीजीएस से तात्पर्य है? आरटीजीएस का हमारा नाम पूछ रहा है कि आरटीजीएस का नाम क्या है। तो आरटीजीएस का जो नाम होता है हमारा वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस का नाम क्या होता है हमारा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। आरटीजीएस के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे। आरटीजीएस जो होता है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। यह पैसा ट्रांसफ़र करने का सबसे तेज़ प्रक्रिया है। ठीक है, तो आरटीजीएस का पूरा नाम हमारा क्या हो गया? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रिजर्व बैंक किस पद्धति के अंतर्गत नोट जारी करता है? पहला ऑप्शन है अधिकतम कोष पद्धति, दूसरा ऑप्शन न्यूनतम कोष पद्धति, थर्ड ऑप्शन निश्चित कोष पद्धति, फोर्थ ऑप्शन आनुपातिक कोष पद्धति। तो रिजर्व बैंक जो नोट निर्गमन जारी करती है वो किस पद्धति के अंतर्गत जारी करती है? तो न्यूनतम कोष पद्धति के अंतर्गत जारी करती है। न्यूनतम कोष पद्धति के अंतर्गत जो है 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ध्यान समझिएगा, न्यूनतम कोष पद्धति के अंतर्गत 200 करोड़ का फंड रखा गया है जिसमें 115 करोड़ का सोना है, 115 करोड़ का सोना है और 85 करोड़ अर्थात 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं।
न्यूनतम कोष प्रणाली को कब से लागू किया गया, इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली को, ध्यान समझिएगा, भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली को 6 अक्टूबर 1956 से अपनाया गया है। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली कब से भारत में चलन में है, तो 6 अक्टूबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उपयोगिता के क्रम संख्या आकलन की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन उपयोगिता विश्लेषण में, सेकंड ऑप्शन तटस्थ वक्र विश्लेषण में, थर्ड ऑप्शन प्रकट अधिमान विश्लेषण में, फोर्थ मांग वक्र विश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा तटस्थ वक्र विश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एक सामान्य वस्तु का कीमत उपभोग वक्र होता है। फर्स्ट क्षैतिज, सेकंड ऊर्ध्वाधर, थर्ड ऋणात्मक ढाल वाला, फोर्थ धनात्मक ढाल वाला। सामान्य वस्तु का कीमत उपभोग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 ऋणात्मक ढाल वाला। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। किस प्रकार का एकाधिकार नियंत्रण उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। कीमत नियंत्रण, एकमुश्त कर, प्रति इकाई कर, सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड तथा थर्ड दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट कीमत नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 40। उपभोग फलन के ढाल को कहा जाता है। समस्त उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोग फलन के ढाल को क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 40 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। रोजगार एवं आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत की उपधारणा है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्ण रोजगार, सेकंड ऑप्शन अल्प रोजगार, थर्ड ऑप्शन प्रच्छन्न बेरोजगार, फोर्थ ऑप्शन पूर्ण रोजगार से अधिक रोजगार। तो रोजगार एवं आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत की उपधारणा है, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन पूर्ण रोजगार। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। बैंक दर का अर्थ वह दर है जो, फर्स्ट ऑप्शन वाणिज्यिक बैंक बचत जमा पर देते हैं, सेकंड ऑप्शन वाणिज्यिक बैंक चालू खाता जमा पर देते हैं, थर्ड ऑप्शन वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋणों पर वसूलते हैं, फोर्थ ऑप्शन केंद्रीय बैंक विनिमय बिलों के पुनर्बट्टे पर वसूलते हैं। ठीक है, तो बैंक दर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। तो बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है, उसको हम लोग बैंक दर कहते हैं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। केन्स के गुणक का हृदय है। फर्स्ट ऑप्शन एपीसी, थर्ड ऑप्शन एपीएस, थर्ड ऑप्शन एमपीसी, फोर्थ ऑप्शन एमपीएस। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केन्स के गुणक का हृदय हमारा क्या है, एमपीसी। क्वेश्चन नंबर 44। उच्च मुद्रा शक्ति या रिजर्व मुद्रा में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन जनता के पास करेंसी, सेकंड ऑप्शन बैंकों के नगद रिजर्व, थर्ड ऑप्शन रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं एवं बैंकों की जमाएं, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हाई पावर मनी में हमारा सभी शामिल होते हैं, जनता के पास करेंसी वाला भी शामिल होते हैं, बैंकों के नगद रिजर्व भी शामिल होते हैं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं एवं बैंकों की जमाएं, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। यदि कीमत में परिवर्तनों की अनदेखी की जाए और एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहे तो वस्तु का मांग वक्र होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए वापस। कीमत में परिवर्तनों की अनदेखी की जाए और एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहे तो वस्तु का मांग वक्र कैसा होगा। तो वस्तु का मांग वक्र कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने हेतु कोड के द्वारा उपयोग किए जाने वाली तकनीक को कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल के डिजिटल बिट स्ट्रीम को बदलने हेतु कोड के द्वारा उपभोग किए जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन
पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सेकंड पल्स स्ट्रक्चर, थर्ड कैरी प्रोसेसिंग, फोर्थ क्यू मैनेजमेंट। तो एनालॉग को डिजिटल स्ट्रीम में बदलने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? पीसीएम, जिसको पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को कागज माध्यम पर पेंसिल चिन्ह की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन मैग्नेटिक टेप, सेकेंड ऑप्शन पंच कार्ड रीडर, थर्ड ऑप्शन ऑप्टिकल स्कैनर, फोर्थ ओएमआर। तो ये आप सभी को पता है कौन होता है? ओएमआर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन आईसी इज इट्स। क्या पूछा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ आईसी। ध्यान समझिएगा। आईसी, तो पहले हम लोग समझेंगे कि आईसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी का पूरा नाम नोट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मेन जो एडवांटेज होता है वो हमारा होता है हाई रिलायबिलिटी, सबसे ज़्यादा भरोसा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 49, डैश प्रोग्राम आंकड़ा विभाजन का तृतीय विभाजन है। पहला ऑप्शन कोबोल का, सेकंड ऑप्शन बेसिक का, थर्ड ऑप्शन पास्कल का, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ का। तो आंसर हो जाएगा कोबोल का। प्रोग्राम आंकड़ा विभाजन का जो तृतीय विभाजन है वो क्या है हमारा? कोबोल का। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सेमोर ऑब्रे पेपर्ड के द्वारा किस भाषा को तैयार किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन एपीएल, सेकेंड ऑप्शन कोबोल, थर्ड ऑप्शन लोगो एंड फोर्थ ऑप्शन फोर्ट्रेन। तो डॉक्टर सेमोर ऑब्रे पेपर्ड के द्वारा जिस भाषा को तैयार किया गया था उसका नाम है लोगो। और ये किस सन में विकास किया गया था ये भी पूछा जा सकता है कि लोगो का विकास किस सन में हुआ था। तो इसका जो विकास हुआ था वो 1967 में हुआ था। 1967 में। लोगो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है लोगो क्या है। तो लोगो एक उच्च स्तरीय अर्थात हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आज हमारा 2017 का क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।